First of all, I want to clarify that I'm not doctor, neither by PhD nor by medicine. I'm simply Rashmita Jha. सम्मान्य डॉक्टर भागेश वासुदेव झा जी, समादरणीय प्रोफेसर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी जी, प्रिय उमा जी, इस सभागार में उपस्थित विद्वत वृंद एवं दोस्तों, सबसे पहले तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के सम्मान्य निदेशक प्रोफेसर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी जी का आभार कि मुझे इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में शामिल होने का अवसर दिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, परंतु उसके बाद जो दायित्व मुझे दिया गया, उसका जो जोखिम आपको उठाना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी जिम्मेदारी मैं हिमांशु जी पर सौंप कर और निश्चिंत होना चाहती हूँ। इसके पहले कि मैं अपने विषय पे आगे बढ़ूं, मैं कल यहाँ आई और आते ही हिमांशु जी ने इस प्रीमाइस के अलग अलग फूलों को मुझे दिखाया। उस वक्त मैं थम गई और मैं 2009 के साल में चली गई, जब मैं पहली बार भारत से बाहर निकली थी और वो भी लंदन गई थी। और लंदन में मेरा पहला विजिट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था। वहाँ मेरा ये एहसास था कि मैं यहाँ क्यों नहीं आई। यकीन जानिए, कल से मुझे यही एहसास हो रहा है, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं। शायद मैं पहले आती तो इधर की बजाय मैं आप लोगों के साथ बैठती और शायद कुछ ज्यादा सीख चुकी होती। पर कोई बात नहीं, देर कभी नहीं होती है। तो मैं अपने विषय की तरफ बढ़ती हूँ। मुझे जो विषय दिया गया है, जैसा इन्होंने कहा, वह है कल्चर इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। उमा जी के साथ काफी लंबे वार्तालाप के बाद यह शीर्षक मेरे लिए चुना गया और विषय के निर्धारण के बाद मैं बाकी सीजनल जिज्ञासु की तरह इंटरनेट को एक्सेस करने लगी, यह जानने के लिए कि कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं, क्या ट्रेंड है। उसमें कई आर्टिकल्स पढ़े मैंने और उसमें एक नाम जो मुझे याद रह गया, वो है आशीष जी। इन्होंने एक अपना अनुभव साझा किया है कि कैसे वो सेंट स्टीफेंस में रेगुलर अटेंडेंस नहीं दे पाते थे और फिर वो बाद में हिंदू कॉलेज में शिफ्ट हो गए और फिर उसके बाद की यात्रा मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते हैं। मैं तो बस 2 दिनों से इनको जान रही हूँ। वापस अपने विषय पे आती हूँ। मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगी। मैं शीर्षक का अनुवाद हिंदी में नहीं करना चाहती। अनुवाद में कल्चर को संस्कृति कह देने और प्रोडक्ट को उत्पाद कह देने से मैं संतुष्ट नहीं होती। दूसरी बात यह है कि मैं न तो संस्कृति पर कोई सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहती हूँ और न उत्पाद के समाजशास्त्र पर कोई मंतव्य ही देने का विचार है मेरा। इससे पहले कि मैं इस विषय पर आऊं, पहले संस्कृति को यहाँ इस सभागार में थोड़ा रूपायित करना चाहती हूँ। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए। यह संस्कृति है। आप सबने जो पोशाक पहनी है, मैंने जो साड़ी आज के लिए चुनी है, वह भी संस्कृति है। मैं अपनी बात रखने के लिए जिस भाषा का चुनाव कर रही हूँ, वह भी संस्कृति है। मैं यदि हिंदी के बदले अंग्रेजी भाषा में बोलने का निर्णय करती, वह भी संस्कृति का द्योतन करती। वक्ता एक
खास तरह से खड़ा होकर या बैठकर बोले, श्रोता एक खास तरीके से बैठे और सुने, यह सब संस्कृति के अलग अलग स्वरूप है। अतिथि वक्ता को गुलदस्ता दिया जाए या पौधा दिया जाए, किसको मंच पे कहाँ बैठाया जाए, यह सब जो हम परंपरा से सीखते हैं, दोहराते हैं, सब संस्कृति के आयाम हैं। यह समझने की बात है कि संस्कृति बस रिवाज नहीं है, यह पुनर्नवा है। इसमें नए अवयव जुड़ते रहते हैं। जब तक संस्कृति पुनर्नवा बनी रहती है, वह जीवंत रहती है, चलती रहती है। जब संस्कृति के आयामों का बस पृष्ठपेशन पर होने लगता है, तो वो छीन होने लगती है, कमजोर होने लगती है। इसलिए संस्कृति सिर्फ हमारे उपभोग की वस्तु नहीं होनी चाहिए, संस्कृति में सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए। हमें यह फैक्ट भी स्वीकार करना चाहिए कि कोई संस्कृति मरती नहीं है। जब वो संस्कृति के लिए या वह संस्कृति हमारे लिए अप्रासंगिक हो जाती है, इररिलेवेंट हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊर्जा का क्षय नहीं होता, वैसे ही संस्कृति का बस स्वरूप बदलता रहता है। अब आप सबकी अनुमति से दिए गए विषय पर आना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि अपनी बात सिद्धांतों के बदले उदाहरणों से रखने की कोशिश करूं। उदाहरण अनेक हैं, जाहिर है। एक उदाहरण किताबों का लेते हैं। जब हम बेस्ट सेलर शब्द का किताबों के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, तब वह एक प्रोडक्ट की बात होती है। किताब एक प्रोडक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु किताब एक संस्कृति का नाम है, और किताब एक संस्कृति की उपज तो है ही। किताब में भाषा है, उसमें व्याकरण है, उसमें लिपि है, उसमें एक सजावट है, उसमें विधाएं हैं, उसमें अभिव्यक्तियां हैं, उसमें हजारों संस्कृति के अवयव हैं जो मिलकर किताब बनाते हैं। बनने के बाद किताब में संस्कृति पनपती रहती है। किताब उपहार में दी जा सकती है, उस पर कोई जिल्द लगा सकता है, कवर लगा सकता है। कोई उस पर किताब मिलने या खरीदने की तारीख डाल सकता है। कोई उसे पढ़कर किसी और को पढ़ने की सलाह दे सकता है। कोई वह किताब ही किसी को दे सकता है, मैंने पढ़ी, अच्छी लगी ये किताब, आपके लिए लाया हूँ, लाई हूँ, पढ़िएगा, अच्छी लगेगी। किताब किताब बनने तक ही संस्कृति का उत्पाद नहीं है। किताब किताब बनने के बाद भी किताब की संस्कृति को परिमार्जित और परिवर्धित करती रहती है। किताब को बस बेस्ट सेलर या रेटिंग्स की नजर से देखना, उसको उसकी संस्कृति से विच्छिन्न कर देखना होता है। इस तरह के अनगिनत उदाहरणों से हम संस्कृति और उसके उत्पादों के संबंधों को समझ सकते हैं। हमारे आपके पहनावे सिर्फ उत्पाद का उपभोग नहीं है, हम उन उत्पादों के माध्यम से संस्कृति के सहचर बन रहे होते हैं, हम उसके वाहक बनते रहते हैं। हम वो एल्गोरिदम बना रहे होते हैं जिसमें बुनकर से लेकर रंगरेज, दर्जी, बजाज, सब संस्कृति और उत्पाद के संबंधों को निरंतरता और नवीनता प्रदान करते रहते हैं। मैं संगीत और नृत्य की छात्रा रही हूँ। वहां तो संस्कृति और उत्पादों का संबंध और भी जीवंतता के लिए होता है। शास्त्रीय संगीत में राग सुरों से बनते हैं। एक प्रोडक्ट के रूप में देखेंगे तो उनका एक बड़ा सख्त व्याकरण है। आरोह अवरोह के क्रम, वादी समवादी स्वरों के साथ वर्जित स्वर आदि सब निर्धारित होते हैं। कौन सा स्वर लगेगा, कैसे लगेगा, कितना लगेगा, यह भी तय होता है, और कौन सा नहीं लगेगा वह भी। परंतु उसके चलन में, उसके स्वर विस्तार में गायक या वादक को
पूरी स्वतंत्रता होती है। उसमें अलग अलग पद्धतियां बनती हैं, तो घराने बनते हैं। इन सब व्यवस्थाओं में बदलाव आता है, तो नए राग बनते हैं, नए घराने बनते हैं। संगीत की संस्कृति अपने प्रोडक्ट पर आकर रुकती नहीं है, वह उसमें नित्य नए नए रूप लेती रहती है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक ऐसा प्रोडक्ट देखें और उससे उससे जुड़े, जो बिना बिजली के, बिना कंप्यूटर के, बिना सॉफ्टवेयर के और बिना इंटरनेट के संगीत को पोर्टेबल बनाता था। मैं अपने सहयोगी अखिलेश जी से आग्रह करूंगी कि हम एक ग्रामोफोन लेके आए हैं और उस पे एक 78 आरपीएम रिकॉर्ड है, जिसमें बड़े गुलाम अली खान साहब का गाया राग गुजरी टुकड़ी है। पहले उसका आनंद ले, फिर मैं उसको बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपसे शेयर करूँ। समय के अभाव की वजह से इसको हमने बीच में रोक दिया। यह एक प्रोडक्ट है 78 आरपीएम रिकॉर्ड। यह है प्रोडक्ट, पर इसमें बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज में 3 सवा 3 मिनट की रिकॉर्डिंग है। मैं इस पीरियड, इस अंतराल का इसलिए मेंशन करी हूँ कि मेरे आगे आने वाले शब्दों में इसका आपको कनेक्शन समझ में आएगा। इस 3 सवा 3 मिनट की गायकी में इन्होंने छोटे ख्याल के जो प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब स्थाई, अंतरा, सरगम का विस्तार, आलाप का विस्तार, इन सब को किस तरह से निभाया, ये तो वो और देवता ही जानते हैं। मेरे तो औकात नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। पर ये प्रोडक्ट है। हमारे पास रिकॉर्डेड आवाज और संगीत से जुड़ा बहुत बड़ा पर्सनल आर्काइव है। सिलेंडर रिकॉर्ड से, मतलब सिलेंडर की शेप से लेकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड और विनाइल रिकॉर्ड सब शामिल है इसमें। इसमें गाए हुए गीत हैं, वाद्य संगीत हैं, भाषण है, मजाहिया रिकॉर्डिंग है, मतलब कॉमिक्स हैं, शास्त्रीय संगीत है, सुगम भी है, लोक भी है, प्रयोगात्मक गीत संगीत भी है।
अपने विषय को एक संदर्भ देने के लिए, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड को ही हम एक प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं, विजुअल कनेक्ट के लिए। अभी आप सबने उससे बसते हुए सुना, यह गोल और चपटी चीज। मराठी स्रोतों में इसके लिए एक सुंदर सा भारतीय शब्द है, ध्वनि मुद्रिका। नया नाम है लेकिन बहुत शास्त्रीय। कहीं लोग इसे तवा कहते हैं, वही तवा जिस पे रोटी बनती है, तो कहीं इसे लोग अनजाने में सीडी भी कह देते हैं। जो भी हो, यह एक प्रोडक्ट है। इसमें आवाज कैद है, या यूं कहें कि संरक्षित है। हम इस प्रोडक्ट के सापेक्ष संस्कृति के सातत्य को, उसकी कंटिन्यूटी को समझने की कोशिश करेंगे। इस संदर्भ में ग्रामोफोन रिकॉर्ड को समझने से पहले एक दो जानकारी साझा करना चाहती हूँ कि दुनिया में पहली बार आवाज रिकॉर्ड करने का प्रयास उस साल हुआ जिस साल हमने स्वाधीनता का पहला संग्राम लड़ा, 1857 में, 1857 में। रिकॉर्डेड आवाज में वापस बजा लेने में, प्लेबैक में सफलता मिली वंदे मातरम लिखे जाने के 2 साल बाद, 1877 में, 1877 में। पहली भारतीय आवाज रिकॉर्ड में हुई नई सदी के आने से ठीक पहले 1898 कलकत्ते में सिलेंडर रिकॉर्ड पर, और 1899 1899 में ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर लंदन में। भारत में आवाज रिकॉर्ड करने का संगठित उद्यम व्यापार 1902 में शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि साउंड हमारे लिए पोर्टेबल हुआ 150 साल पहले। इसीलिए न तो हमारे पास गोसाई तुलसीदास की आवाज में मानस सुनने को मिलता है, और न ही मियाँ तानसेन की गाई राग तोड़ी सुनने को मिलती है। अकबर की आवाज हम पृथ्वीराज कपूर की आवाज को मान लेते हैं, और जुथिका राय में मीरा की आवाज की कल्पना कर लेते हैं। इस साउंड का पोर्टेबल हो जाना एक बड़ी घटना नहीं, एक युगांतकारी घटना थी, अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट, जो अब तक कल्पना भी नहीं की गई थी, हो रहा था। किसी की आवाज, उस आवाज के स्रोत के बिना भी मशीन से दुनिया में कहीं भी, कभी भी और कितनी भी बार सुनी और सुनाई जा सकती थी। चित्रों में तो अतीत की स्मृतियां हजारों साल से सफर कर रही थी, परंतु आवाज अब सच में अमर हो गई थी। इस प्रोडक्ट ने इस प्रोडक्ट ने मनुष्य की संस्कृति की समझ को तो प्रभावित किया ही, संस्कृति के अवयवों को, एलिमेंट्स को भी पूरी तरह से आंदोलित कर दिया। इस प्रोडक्ट ने संस्कृति के अवयवों को किस किस तरह से प्रभावित किया, उसकी तरफ मैं आप सबका ध्यानाकर्षण चाहूंगी। आमतौर पर 10 इंच का रिकॉर्ड बनता था। इस पर जो ग्रुप्स बने हैं वे आवाज के स्क्रैच से बने हैं। 10 इंच के रिकॉर्ड पर 78 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट पर स्क्रैच बनते थे, इसलिए आरपीएम 78 आरपीएम कहते थे। और उसी स्पीड पर आवाज को प्लेबैक भी किया जाता था। ऐसे में एक रिकॉर्ड के एक तरफ में 3 से 3.25 मिनट की आवाज रिकॉर्ड होती थी, जिसकी चर्चा में इसके प्ले करते समय मैंने की थी। क्या आपको पता है कि इसी वजह से हमारी फिल्मों के गाने, भजन और गजलें हमें 3 सवा 3 मिनट की मिलती हैं, इसी प्रोडक्ट की वजह से। इस प्रोडक्ट ने सिनेमा के संगीत की संस्कृति को जन्म दिया। जब ग्रामोफोन रिकॉर्ड की जगह विनाइल रिकॉर्ड ने ले लिया था, उसमें 25 मिनट की आवाज भी एक तरफ रिकॉर्ड हो सकती है। इसके बावजूद फिल्मी गाने बहुत लंबे समय तक 3 सवा 3 मिनट के ही बनते रहे। एक फिल्म में कई गाने होते थे जो एक रिकॉर्ड में नहीं आ सकते थे, कई रिकॉर्ड में आते थे। उन रिकॉर्ड को एक एल्बम में सजाया जाता था, जिसे म्यूजिक एल्बम कहा जाता था। आज म्यूजिक एल्बम की वह फिजिकलिटी नहीं है, और न वो सीमा, माध्यम भी बदल गए हैं। फिर भी हम आज उसी प्रोडक्ट के आधार पर उसे म्यूजिक एल्बम भी कहते हैं।
ग्रामोफोन रिकॉर्ड की कॉपीज बनती थी। मास्टर रिकॉर्ड को लाह के गोले पे प्रेस करके, इसीलिए उस दौर में कहा और लिखा जाता था, म्यूजिक वॉज प्रेस्ड। आज संगीत लोग ऐप के माध्यम से सुनते हैं, कंप्यूटर से सुनते हैं, परंतु आज भी म्यूजिक प्रेस ही है। इस प्रेसिंग ने संगीत की संस्कृति को और भी तरह से प्रभावित किया। अब से पहले गीत में, गजल में गीतकार, कवि या शायर का नाम आता था। कहत कबीर, भनहि विद्यापति, तुलसी, सूर, रहीम आदि। इस प्रोडक्ट के प्रोटोकॉल ने कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई कि अब गायकों के नाम भी गायन में आने लगे। गाने रिकॉर्ड होते थे भारत में और वे प्रेस होने जाते थे जर्मनी में, जहां रिकॉर्ड के लेबल भी बनते थे। लेबल पर सही नाम लिखे जाए, इसके लिए रिकॉर्डिंग में गाने वाले गाय गायिका का नाम होना जरूरी था। ऐसे में हमें रिकॉर्ड्स पर माय नेम इज गौहर जान, माय नेम इज जानकी बाई इलाहाबाद, माय नेम इज काली जान आदि सुनने को मिलते हैं। इसी परंपरा में आगे चलकर गायक गायिकाओं ने फिल्मी रिकॉर्ड पर नायक नायिका, एक्टर एक्ट्रेस के नाम के बदले असल गाय गायिका के नाम मुद्रित कराने के लिए संघर्ष किया। आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट संस्कृति की एक पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। कुछ और उदाहरणों से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो साउंड रिकॉर्डिंग में उसकी तकनीक लेकर विदेशी कंपनियां आई, जिन्हें भारतीय संगीत की बहुत समझ नहीं थी। उन्होंने उन लोगों को पहले रिकॉर्ड किया जो आम मनोरंजन या बाजारू मनोरंजन में जाने हुए और लोकप्रिय नाम थे। जाहिर है, जब भारतीय कंपनियां साउंड रिकॉर्डिंग में आई तो उन्होंने संगीत के महारथियों को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। महारथी लाइक बड़े गुलाम अली खां और बाकी। यह काम मुश्किल था। जहां कलाकार आधे घंटे में अपना आलाप नहीं पूरा कर पाते थे, उन्हें 3 मिनट में पूरा राग पेश करना था। परंतु बहुत से शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने यह कर दिखाया, जिसका उदाहरण आपने देखा। अभी आपने बड़े गुलाम अली खान साहब की इसमें निपुणता देखी और सुनी। इस नए प्रोडक्ट ने संगीत की पूरी परंपरा को प्रभावित किया। यहाँ यह भी बताना जरूरी होगा कि ऐसे हजारों कलाकार थे जिन्होंने समय की इस बंदिश में गाने से मना कर दिया और उसका उनका कुछ भी गाया बजाया दुर्भाग्य से हमारे पास नहीं है। कुछ कलाकारों की कुछ और वजहें भी थी। एक उदाहरण देती हूँ। जब गीत संगीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तब भारत के अलग अलग कोनों में गौहर थी। कलकत्ते में गौहर जान थी, बम्बई में मिस गौहर और कई और गौहर। एक गौहर राजस्थान में किसी राजा के दरबार में। उनकी गायकी बड़ी प्रसिद्ध थी। उनके राजा के पास किसी ने यह प्रस्ताव रखा कि उनकी गौहर ग्रामोफोन के लिए रिकॉर्ड करे। जब गौहर के सामने ये बात रखी गई, उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था वे गाने से पहले अपने श्रोताओं में अनुशासन, प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं। वो ठीक से बैठा है, अदब के साथ बैठा है। वो ये भी देखती थी वो उनका संगीत सुनने के काबिल है कि नहीं। परंतु जब वो ग्रामोफोन के लिए गा देंगे तो जो आदमी जैसे सुने, सोते हुए सुने, लेटे हुए सुने, खाते पीते सुने, ये तो गौहर को चुका है। एक तरफ एक प्रोडक्ट संगीत को, उसकी संस्कृति को कितनी तरह से आंदोलित प्रभावित कर रहा था, दूसरी तरफ एक मजबूत रेसिस्टेंस सामने खड़ा हो गया उस प्रोडक्ट। कलकत्ते की गौहर जो बहुत फेमस है, गौहर जान, ग्रामोफोन स्टार से सुपरस्टार हो गई। सब तरह से इतना पैसा कमाया कि अंग्रेज भी उनसे उधार लेते थे।
दूसरी गौहर ऐसी थी कि उनको अपने संगीत का प्रोटोकॉल अधिक प्रिय था, नाम या पैसे में कोई रुचि नहीं। तो ध्वनि मुद्रिका ने एक प्रोडक्ट के रूप में और एक तरह से संगीत की संस्कृति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसने संगीत का डेमोक्रेटाइजेशन भी किया और उसका मोनेटाइजेशन भी किया। अब ग्रामोफोन रिकॉर्ड के माध्यम से लोग बड़े गुलाम अली खां का या पंडित पलुस्कर का उनको किसी कुछ सुनने के लिए किसी दरबार में न पहुंचकर वो अपने गांव या मुफस्सिल में सुन सकते हैं। पहले बड़े बड़े कलाकारों को सुनने का अवसर दरबार तक उनकी पहुंच पर ही निर्भर करता था। अधिकांश लोगों को गायकों के गायन की कहानियां सुनने को अवश्य मिलती थी, पर गायन सुनने को नहीं मिलता था। अब थोड़े से पैसों से या बिना पैसों के भी सुनना संभव हो गया। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि अब संगीत में कॉपीराइट आ गया। कलाकारों में ऐसे अनुबंध होने लगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे कि वह किसी एक ही कंपनी के लिए गाएगा। कलाकारों ने पैसे देखे तो नाम बदलकर, अपनी आवाज भी बदलकर दूसरी कंपनियों के लिए गाने गाए। यही नहीं, अब कलाकारों को राजाश्रय से बड़ा आश्रय मिल गया था। अब आम लोग संगीत की संस्कृति के प्रचार प्रसार में हिस्सेदार हो गए, पार्टनर्स हो गए। अब रिकॉर्ड की बिक्री से कलाकारों की कला को प्रोत्साहन मिल रहा। अब तक की चर्चा ये समझने में मदद कर रही है, प्रोडक्ट संस्कृति की यात्रा के सिर्फ जरूरी पड़ाव नहीं, अपरिहार्य अंग है। संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, उसके वाहक भी हैं। वे संस्कृति को परिष्कृत करते हैं, परिवर्धित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, उसकी दिशा और दशा बदलते हैं और कई बार उसका भविष्य भी तय कर देते हैं। मैं जानती हूँ लड़कियों से धुंधली होती रोशनी को मैं समझ रही हूँ कि मैंने अपने वक्तव्य में बहुत समय लिया, पर अपनी बात एक आग्रह से समाप्त करना चाहती हूँ कि हम संस्कृति को प्रोडक्ट या प्रोसेस की सीमाओं से कहीं आगे जाकर उसमें आनंद की अनुभूति करें, उसका हिस्सा बनने का प्रयास करें। सिद्धांतों का प्रतिपादन अलग विधा है, वही बौद्धिकता का एक चरण है, पर आनंद की अनुभूति से बढ़कर कुछ नहीं। धन्यवाद। वंदे मातरम।